नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के रोहिणी में आशा किरण शेल्टर होम एक बार फिर से विवादों में है। यहां पिछले एक महीने में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एनसीडब्ल्यू की टीम आज जांच के लिए यहां पर पहुंची। दिल्ली सरकार ने इसी के बीच मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको पल्लव मिश्रा की इस रिपोर्ट में। आशा किरण शेल्टर होम पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। ये वो संस्थान है जहां बीते एक महीने में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जब ये मामले सामने आए तो सारी एजेंसियां एक्शन में दिखी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी पहुंचा, दिल्ली पुलिस भी पहुंची, स्वाति मालीवाल भी आई। दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मंत्री आतिशी ने अलग अलग जांच के आदेश दे दिए। इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेज हैं। जो भी पुलिस पार्ट से जो भी कुछ बनेगा अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन जो भी लिया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा। बट इसमें जो 176 CRPC जो 196 BNSS की कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमने की हुई है, जो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है। जब राजनीति चल पड़ी तो बीजेपी क्यों चूकती? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार ये राजनीति बंद करे और जरूरी कार्रवाई करे। जो जानकारी आई थी कि बच्चों को समुचित भोजन नहीं दिया जा रहा। ये बच्चे कौन होते हैं? जो असहाय बच्चे होते हैं, जिनका संसार में कोई नहीं होता है, या जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो सब बच्चे रहते हैं इसमें। और उनको जो उनकी खुराक डाइट है वो भी नहीं दी जा रही है। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको समुचित इलाज नहीं दिया जा रहा है और बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। दिल्ली के आशा किरण केंद्र में 14 लोगों की हुई मौत हैरान करने वाली है। आश्चर्य की बात यह है कि देश की राजधानी में ये 14 लोग अच्छा खाना, पानी, हवा नहीं मिलने की वजह से मौत का शिकार हो गए। अब जांच को लेकर बयानबाजी हो रही है। कोई अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो कोई सेंट्रल से हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच की मांग कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही तय होगी और आखिर यहाँ रह रहे लोगों को न्याय कब मिलेगा? इस सेंटर की स्थिति कब सुधरेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन कमलकांत के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया। बात केरल की। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 300 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कईयों ने अपनों को खोया है। रौनक कुकड़े की केरल से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अड़तीस साल के नोफेल कलाटिगल की जिंदगी में अब इस पासपोर्ट के अलावा कुछ और नहीं बचा है। नोफेल ओमान के एक होटल में काम करते थे। परिवार वायनाड में रहता था जिसे भूस्खलन ने लील लिया। नोफेल की मां, बहन, पत्नी, बच्ची और पिता समेत परिवार के लगभग 10 लोग दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गए। 10 में से केवल 6 लोगों के शव मिल पाए हैं, जबकि 4 लोगों की तलाश में अब भी नोफेल राहत कर्मियों के साथ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बाबा, माँ, बिबी,
बच्चा और ब्रदर का बीवी, ब्रदर का बच्चा, पूरा एक बस बाकी है। कल आप आए, जैसे आपको ये पता लगा? एक्चुअली वो इधर नहीं था उसी दिन, जो एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम इधर नहीं था। उसके बाद में आया, उसी टाइम उसका पूरा परिवार ऐसा है, पूरा पानी के अंदर से गया। नोफेल की तरह ही कुवैत में काम करने वाले नासिर 25 दिन पहले ही मुंडकई गांव अपने परिवार के पास पहुंचे थे। नासिर को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी और अपने बीवी बच्चे की जान बचने पर खुश हो या फिर परिवार के बाकी सभी सदस्यों की मौत का मातम मनाएं। इस हादसे में नासिर की मां, बहन, भाई का पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। नासिर बताते कि भूस्खलन वाली रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वे सो नहीं पाए। रात को इतनी तेज आवाज आई कि मानो कोई प्लेन क्रैश हो गया हो। जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो पत्थर और पेड़ पानी के साथ नीचे आ रहे थे। इससे पहले कि वे मलबे में दफन होते, वे अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर ऊंचाई पर बने एक चर्च में पहुंच गए और उनकी जान बच गई। मैं भी नहीं सोते उस टाइम, में नहीं सोते रात को। 1 बजे 2 बजे इस टाइम। वो उस टाइम बहुत साउंड आते हैं। उस टाइम में बच्चा, मेरा बीवी, सब लोग मैं उठा दिया। मैं बोलते कुछ प्रॉब्लम आते जल्दी उठाओ। इसलिए हम लोग देखने के टाइम वो आवाज़ आते हैं, वो मिट्टी सब ऊपर से आते, बहुत आवाज़ आते। इसलिए हम लोग, मैं बीवी का बच्चे का, दूसरा मेरा दोस्त का घर है, उसके उधर के बेच दिया। बाद में हम देखने के टाइम मेरे सामने थोड़ा 15-20 मीटर का उस तरफ से सब मट्टी पत्थर सब आते हैं। वो हम लोग देखने के टाइम कुछ नहीं है उधर, उस तरफ उधर सब गया। बाद में हम लोग दूसरा जगह में, दूसरा 10-20 मीटर उधर तक देखते, उधर एक चर्च है, उधर से देखने के टाइम हम लोग वो गली सब मिट्टी में खत्म हो गया। मेपाड़ी में बने रिलीफ कैंप में कई दर्दनाक कहानियां सुनने मिल रही है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई बिहार के रहने वाले रवि कुमार से, जो कि अपने भाई रंजीत कुमार और साधु पासवान को खोज रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। रंजीत कुमार और साधु पासवान मुंडकई की चाय फैक्ट्री में काम किया करते थे। मेरा भाई जो 4 साल से इधर काम कर रहा था, वो अभी तक पता नहीं है वो जिंदा है या मर गया, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है। कम से कम हमको बॉडी भी मिल जाएगा सर, तो हमको संतुष्टि हो जाएगा। मेरा माँ बाप को, मेरा अंकल को, सबको संतुष्टि भी हो जाएगा कि मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया। अभी तक कोई पता नहीं चला है सर। मुंडकई में रिसोर्ट चलाने वाले अब्दुल अजीज बताते हैं कि स्थानीय पंचायत ने हफ्ते भर पहले ही टूरिस्ट बुकिंग बंद करने को कहा था। हादसे की रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए कई लोगों को उन्होंने रिसोर्ट में रहने की जगह दी। आवाज़ डाला पूरा आदमी को, ऊपर चलाओ ऊपर आदमी लोग है ना नीचे, उसी आवाज़ में पूरा आदमी तो निकला था घर से, पूरा अपना रिसोर्ट में आ गया था। कम से कम 200 लोग था, 200 लोग का अपना रिसोर्ट में लेके गया। इसमें बुढ़ा था, बीमारी लोग था, उसका पकड़ के लेके गया था, उसमें रिसोर्ट में रखा था। कम से कम आधा घंटा बाद है ना, फिर भी आवाज़ आया था। अपना जाने का टाइम ये मट्टी में था, लोग आवाज़ लगाता अपना को लेके जाओ, अपना कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं था उसी टाइम। फिर ये लोग का पूरा लेके आके अपना रिसोर्ट में रखा। फिर कम से कम आधा घंटा हो गया तो फिर भी ऐसा सेम, उसका ज़्यादा आवाज़ फिर आ गया था। इसी में पूरा फिर ख़त्म हो गया था। हादसे के बाद कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद करने के लिए आगे आ रही है। उन्हीं में से एक है मल्लापुरम का एक ग्रुप, जो कि रिलीफ कैंप में मुफ्त में मोबाइल और सिम कार्ड प्रभावित लोगों को मुहैया करा रहा है। आज 100 मोबाइल्स दे रहा है। टुमारो एंड आफ्टर टुमारो दूसरा कैंप भी है, उधर भी देता है। टोटल 400 मोबाइल देने के लिए सोच रहा है। विल डू दैट। इस भूस्खलन में पूरे के पूरे गांव सफा हो गए, सैकड़ों अब भी लापता है। वहीं 91 राहत शिविरों में लगभग 9000 लोगों को रखा गया है। केरल में इससे पहले भी कुदरती हादसे होते रहे हैं, लेकिन वायनाड में हुई त्रासदी अभूतपूर्व है। सरकारें और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बचे हुए लोगों की जिंदगी पटरियों पर लाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई शायद कोई ना कर सके। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब आइए बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। किसी मामा के इशारे पर दोनों शूटर सलमान के घर के बाहर पहुंचे थे फायरिंग करने के लिए। तो बिश्नोई गैंग का ये मामा आखिर है कौन? पारस धामा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट के सामने 6 लोगों के खिलाफ 1735 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में वो ऑडियो क्लिप भी शामिल है जिसमें अनमोल बिश्नोई शूटर्स विवेक कुमार गुप्ता से बात कर रहा है। चार्जशीट के अनुसार इस मामले में मामा नामक व्यक्ति के निशाने पर थे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। बिश्नोई गैंग के इसी मामा ने चलवाई थी सलमान के घर के बाहर गोली और यही वो व्यक्ति था जिसने सलमान खान पर हमले की साजिश रची थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार मामा ही वो व्यक्ति था जिसने सूरजपाल और विकी गुप्ता को सलमान के घर के बाहर हमला करने के लिए चीजें मुहैया कराई थी और मामा ही वो व्यक्ति है जो कि इन दोनों शूटरों का हैंडलर भी था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को रिक्रूट करने का काम भी मामा को ही सौंपा था। अब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामा को खोज रही है। अनमोल और विकी के बीच बातचीत में एक मामा का जिक्र बार बार सुनाई देता है। अनमोल और दोनों शूटर्स के बीच बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट। अनमोल बिश्नोई, मेरी मामा से बात हुई थी, ये ना हो जाए सरेंडर ना हो जाए, सरेंडर भगवान के पास हो, कहीं और होने की जरूरत नहीं। विकी कुमार गुप्ता, अभी आप मामा से बात किए हैं? अनमोल बिश्नोई, मामा से हुई थी मेरी बात। विकी कुमार गुप्ता, अभी मैंने मामा से बात की है। दूसरा मेरा भाई जी जैसे आप दोनों भाई हैं। लॉरेंस सर और आप वैसे ही मैं अपने भाई को आपका नंबर सेंड कर रहा हूं। अगर अगले दिन को मैं पकड़ा गया तो आप उसे कांटेक्ट करें। मेरी मामा जी से बात हुई और मैंने भी अपने भाई को सारी बात बता दी है। अनमोल बिश्नोई, क्या बताया आपने, पहले मुझे वो बताओ। तो अब सवाल ये है कि ये मामा कौन है? जांच एजेंसियां अब इस सवाल का जवाब खोज रही हैं। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या महाराष्ट्र का राजनीतिक टकराव हिंसक होता जा रहा है? एक तरफ नेताओं पर हमले बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नेता नफरत और आर पार की भाषा बोलने लगे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राज्य में किस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो वहीं पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष एकता, शांति, अखंडता को भंग करने में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले अकोला में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला, फिर मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ की कार पर स्वराज संगठन के कार्यकर्ताओं का हमला। गनीमत रही कि दोनों नेता हमले में बाल बाल बच गए। ये फैसिस्ट लोग ये इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। समाज में द्वेष फैलाना, जाति में द्वेष फैलाना, यही उनका काम है और कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा गाड़ी पे पत्थर मार के कोई चुप नहीं बैठता। मेरी विचारों की लड़ाई है। मैं आज नहीं लड़ रहा, पिछले 35 सालों से लड़ रहा हूं। और ऐसा पत्थर मार के मेरी गाड़ी पे मेरी आवाज कोई नहीं चुप कर सकता। आवाज जोर से निकलेगी और जोर से निकलेगी। अगर तुम मर्द है ना तो तेरे ऊपर आरोप है, जाके अरेस्ट होना है कि मैंने किया है। आरोप है कि दोनों ही विधायकों ने आरोपी कार्यकर्ताओं के नेताओं के खिलाफ गलत बयानी की थी। यूबीटी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बयान भी सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने आर पार की भाषा का इस्तेमाल किया है। अनिल देशमुख ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने कैसे मुझे और आदित्य को जेल में डालने की चाल चली थी। आज मैं ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूंगा। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाकाम हो चुकी है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे और एमवीए के नेता मुंबई और राज्य का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तब देवेंद्र जी गृह मंत्री है, उनको धमकी देने का काम ये उद्धव ठाकरे जी करते हैं और भाषा भी करते हैं कि मैं तुमको निपट लूंगा, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। ये राजनीतिक भाषा नहीं है। ये भाषा और ये अंदाज, ये धमकी, इस प्रकार से जो विशिष्ट वर्ग के गुनहगार काम कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि तुम चिंता मत करो, मैं निपटाऊंगा। और मुंबई को असुरक्षित करने का ये षड्यंत्र है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो महाराष्ट्र की राजनीति पहले ऐसी नहीं थी।
लेकिन साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना के अलग होने के बाद से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा। 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी गलत शब्दों का उपयोग होने लगा और आक्रामक रवैया अपनाओ ऐसा आदेश पार्टी के नेताओं से कार्यकर्ताओं को दिया जाने लगा। इसीलिए आज भाषा का प्रयोग बदल गया है। नेता भी भाषा अलग तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीति का स्वरूप धीरे धीरे काफ़ी बदलता गया है और ये निजी तौर पे आ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ रही हिंसा चिंता का मुद्दा है। प्रमुख वजह है धार्मिक और सामाजिक एकता में कमी, विभाजन की भावना बढ़ना। लेकिन नेता भी इन मुद्दों को हल करने की बजाय अपने अपने फायदे के लिए आग में घी डालने का काम ज़्यादा करते दिख रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि एनटीए को सारी खामियों को भरना होगा। आशीष भार्गव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो एनटीए की खामियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि परीक्षा में प्रणालीगत खामी नहीं हुई, लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से निगरानी हो, प्रश्न पत्रों में हेराफेरी रोकने के इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कमेटी का दायरा भी तय किया है। कमेटी को रिपोर्ट के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया है। देखिए, हम लोगों ने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की थी कोर्ट के सामने रखी थी हमने, वो सारी आज कोर्ट ने कंसिडर की है। उन्होंने उसी पे एक SOP बनाने के लिए बोला है। जो भी कमेटी अपॉइंट हुई थी उस कमेटी को ये काफ़ी डायरेक्शंस यहाँ से गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि देखिए, पेपर लीक मामले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे ट्रैवलिंग है पेपर की, कैसे ट्रैवल कर रहा है। कई जगह हमने देखा है ई-रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। फिर CCTV कैमराज होने चाहिए। फिर आपने जो है एक गड़बड़ की कि 1563 ग्रेस मार्क्स ऐसे ही आपने उठा के अवॉर्ड कर दिए। वो फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, इसलिए उन्होंने उसमें जाना सही नहीं समझा। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते NTA को ये ज़रूर बोला कि आपके बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं इस केस में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इससे पहले 23 लाख छात्रों के भविष्य का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को नीट परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पेपर लीक के लाभार्थी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। जाहिर है कि वो इस मामले को यहीं छोड़ना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से साफ कर दिया है कि इस मामले को वो आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जाहिर है ये मामला सिर्फ लाखों बच्चों के भविष्य का नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में देश को मिलने वाले डॉक्टरों का भी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और आज है फिल्मी फ्राइडे, रिलीज हुई है सिनेमाघरों में जानवी कपूर की उलझ। कैसी है बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो।